नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख कक्षा 5 की पाठ संख्या 6 लुई ब्रेल पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो अपनी दिव्यांगता को किसी के जीवन की बाधा नहीं बनाते और अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए परिश्रम, लगन और निष्ठा से एक ऐसा आविष्कार करते हैं जो संसार के लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने का काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर क्रूपे गांव के एक साधारण परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जिन आदि बनते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। लुई अपनी 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबका प्यारा था। तो जो फ्रांस के पेरिस शहर है वहाँ से 25 मील की दूरी पर क्रूपे गांव जो है वहाँ पे ही लुई ब्रेल का जन्म होता है और उनका जन्म एक साधारण परिवार में होता है। और जो लुई के पिता हैं साइमन ब्रेल, वह एक छोटी सी कार्यशाला चलाते हैं जहाँ पे घोड़े की लगाम और जिन बनाने का काम होता है। उनकी कारीगरी जो है बहुत ही अच्छी है जिसकी वजह से वह पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे। और लुई ब्रेल जो थे वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और सबके प्यारा थे। 3 वर्ष का अबोध लुई एक दिन इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। लुई घूमता घूमता पिता की कार्यशाला में चला गया। कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल न पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी आई। चूँकि लुई ब्रेल सबसे छोटा था और 3 वर्ष का था, जो कि 3 वर्ष के बच्चे अक्सर अबोध होते हैं, नासमझ होते हैं, और वह एक दिन क्या इधर उधर मटर गश्ती कर रहा था। मटर गश्ती का मतलब होता है मस्ती। तो वह एक दिन मटर गश्ती करते करते कहाँ चला गया? अपने पिता के कार्यशाला में चला गया। चूँकि घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे, सभी लोग बिजी थे, इसलिए किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी और वह अपने पिताजी की कार्यशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यशाला का सीन यहाँ पे दिखा है। तो यहाँ पे वह कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। तो उसने एक औजार उठा लिया और चमड़े में छेद करने वाले जो औजार थे काफ़ी धारदार थे, उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। इसी बीच वह औजार उससे संभले नहीं और उसकी आंखों में लग जाती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, वो जो बच्चा है उसकी आंखों में औजार लगती है और उसकी आंखों से रक्त निकलना शुरू होता है। औजार को आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे जो बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के नीचे जो पट्टियाँ पड़ी है वह चमड़ा है और उसी के पास में एक लकड़ी के हत्थे वाली जो औजार रखी है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो उस औजार को वह संभाल नहीं पाता है चूँकि वह 3 साल का है और वह उसकी आंख में लग जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी मुंह है उससे चीख निकलती है, क्योंकि जब भी कोई घायल होता है तो चीख की आवाज़ आती है। तो इसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास दौड़ी हुई आती है। आँख में घाव हो गया था। माँ ने आँख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी। तो जो आँख था उसमें घाव हो गया और माँ ने क्या किया, आँख को धोकर उसमें दवा डाली और पट्टी बांध दी। किंतु लुई की आँख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आँख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आँखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। नेत्र विशेषज्ञों से सलाह की पर काफ़ी देर हो चुकी थी। वे निराश लौट आए। तो जो लुई की आंखें थी उसमें क्या हो गया, उसकी माँ ने जो दवा धोकर जो दवा डाली थी जिसकी वजह से उनकी दूसरी आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया और उनकी दूसरी आंखों की भी रोशनी चली गई। तो धीरे धीरे जो लुई थे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनके माता पिता उसे फिर
पेरिस लेके जाते हैं, क्योंकि ये तो एक गांव में रहते हैं जिस गांव का नाम है क्रूपे। तो क्रूपे गांव में ये रहते हैं, इसलिए वह अब उसे शहर लेकर जाते हैं जो कि पेरिस में है। तो पेरिस में ये नेत्र विशेषज्ञों से सलाह करते हैं, जो आई स्पेशलिस्ट है उनसे सलाह करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और वे निराश लौट आते हैं और इनकी दोनों आँखों की रोशनी चली जाती है। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया, उसकी चंचलता समाप्त हो गई। लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा। तो जो नन्हा लुई था, इस दुर्घटना के बाद जो उसके साथ दुर्घटना हुई और उसकी आंखें दोनों जो चली गई, उसके बाद वह काफ़ी सीरियस हो गया, बहुत गंभीर हो गया और उसकी जो नॉटीनेस, उसकी जो चंचलता थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब उसके माता पिता को भी उसके भविष्य को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर क्या होने लगी, चिंता होने लगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वे चाहते थे कि जो लुई है अपने कामों के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना हो, यानी कि किसी के ऊपर वह आश्रित का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना। तो वह चाहते थे कि जो लुई है अपना काम स्वयं करे, वह किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित का मतलब होता है जोश दिलाना या उत्साह देना। तो हमेशा उसको उत्साहित करते रहते थे कि अपना काम स्वयं करे। पिता ने भी उसे चमड़ा पॉलिश करने का काम सिखा दिया था और जो लुई थे वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता था, जिसकी वजह से उसे उसका भी ज्ञान हो गया या उसका भी उसे अभ्यास होना शुरू हो गया। 6-7 वर्ष की आयु में वह क्या किया, छड़ी की सहायता से, चूँकि उसकी आंखें चली गई थी इसलिए वह छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा। तभी क्रूपे के चर्च में नए पादरी जैक्विन्स पेलुई आए। उनकी नज़र लुई पे पड़ी और उन्होंने उसे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पंछियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। तो चूँकि जो नन्हा लुई था अब दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया था, तो और इसी बीच क्या हुआ, उसे क्रूपे के चर्च में एक नए पादरी जैक्विन्स पेलुई आए थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है, उनकी नज़र लुई पे पड़ती है और वह उसे अपना लेते हैं। अपनाने का मतलब होता है उसे हर संभव सहायता करते हैं और वह उसके जीवन में मानो कि प्रकाश लाने का काम करते हैं। आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे होंगे पादरी और लुई एक साथ बैठे हैं और ये एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो रोज़ वो एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उन्हें बाइबल की कहानियाँ सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते, जिससे लुई के ज्ञान में क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी और इन सब बातों की भी जानकारी लुई को होना शुरू हो गया या जानकारी मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने ही लुई को फूलों और पंछियों की भी पहचान कराई, मतलब भिन्न भिन्न जानकारियाँ, तरह तरह की जानकारियाँ वह उसे हासिल करवाते। साथ ही संगीत भी सिखाया और लुई ने तब मन में ठान लिया कि उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ करना है, वो कुछ करके ही रहेगा। तो उसी समय उसके मन में यह उसने ठान लिया था कि उसे अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। क्रूपे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। पहले पहल तो वह अन्य सामान्य बच्चों में सहमा सहमा रहता था, किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विन्स लुई को पेरिस के अन्य विद्यालय में दाखिला करवा दिए। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। उसने अनेक वाद्य यंत्र बजाने सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था। चूँकि
सबसे पहले तो क्रूपे जो गांव था वहाँ पे तो एक ही स्कूल था जो कि सामान्य बच्चों के लिए था। तो जब पादरी ने उसे लुई ब्रेल का जो दाखिला है उस स्कूल में वहाँ के अध्यापक से बात करके करवाते हैं। पहले पहल जो लुई है उनको सामान्य बच्चों में रहना मुश्किल हो रहा था, वो वहाँ पे सहमा सहमा यानी कि डरा डरा थोड़ा थोड़ा संकोच करते थे वहाँ रहने में। किंतु धीरे धीरे उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो ज्ञान था, उस प्रतिभा के दम पर वह सबको प्रभावित कर दिए और उनकी जो याददाश्त है वह पहले से ही तेज़ थी और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने से उनकी जो याददाश्त थी और भी अच्छी हो गई। और आगे की पढ़ाई के लिए जो पादरी जैक्विन्स पेलुई हैं, उन्होंने उसकी मदद की और पेरिस के अंध विद्यालय जो कि शहर में पड़ता है, तो पेरिस शहर में एक अंध विद्यालय यानी कि ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे उनकी एडमिशन करवाते हैं। दाखिला का मतलब होता है एडमिशन, है ना। तो उन्होंने उस विद्यालय में उसका लुई का एडमिशन करवा दिया। वहाँ भी लुई अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया, क्योंकि ये बहुत प्रतिभावान छात्र थे और लुई हाथ के काम में भी बहुत दक्ष थे। मतलब जो लुई हैं बहु प्रतिभाशाली छात्र थे, इनमें सभी प्रतिभा भरी हुई थी। वह सारे काम में दक्ष भी थे। लुई को पहले वर्ष ही सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार भी मिला, क्योंकि इसके पिताजी से इन्हें चमड़े के काम का भी ज्ञान मिल गया था। और जो पादरी जैक्विन्स पेलुई हैं वह इनकी ज़िंदगी में प्रकाश के रूप में आए। उन्होंने इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। साथ ही जो लुई हैं वाद्य यंत्र बजाने में भी माहिर थे और उन्हें सबसे आनंद आता था पियानो बजाने में, मतलब उनको सबसे अच्छा पियानो बजाना लगता था। लुई जो है वह अपने स्कूल में, जो नया स्कूल था, अंध विद्यालय था, वहाँ पे वह बहुत खुश थे। किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। जो एक बात थी वही लुई को परेशान करती थी और वह बात यह थी कि दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। मतलब सामान्य बच्चों को पढ़ने के लिए तो पुस्तकें थी, बट जो दृष्टिबाधित लोग थे, दृष्टिबाधित जो छात्र थे, उनको पढ़ने के लिए कोई पुस्तकें नहीं थी, इसलिए उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था। और यही बात जो है लुई को बहुत परेशान करती थी, खटकती थी। उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज़ पर उभारकर छापा जाता था, जिससे छूकर वे महसूस किया करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन था। तो जो दृष्टिबाधित छात्र थे उनको पढ़ने का बस एक ही तरीका था, और वह तरीका था कि हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर मतलब थोड़ा मोटा करके या थोड़ा ऊंचा करके छापा जाता था, जिससे छूकर वे महसूस किया करते थे। मतलब उसको स्पर्श से सिर्फ छू के उसको महसूस कर सकते थे। लेकिन इस विधि से जो अक्षर सीखना था और पढ़ना था वह बहुत ही मुश्किल भरा काम था, बहुत ही कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी सन 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस लिपि में मोटे कागज़ पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात के अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। तो जो लुई के मन में हमेशा एक बात खटकती थी कि दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में मुश्किल होती है, उनके लिए कोई स्पेशल पुस्तकें नहीं है, कोई बुक नहीं है। तो इस समस्या का समाधान उन्हें तब मिला जब 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक जो फ्रांसीसी सज्जन है वह ब्लाइंड स्कूल अंध विद्यालय में आते हैं और सैनिकों के लिए, जो कि रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार करते हैं, उसकी प्रदर्शनी करते हैं। और इस लिपि में मोटे कागज़ पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता है, जिससे जो सैनिक हैं वो रात के अंधेरे में स्पर्श यानी कि उसको छूकर या उनको जो स्पर्श करके यानी कि उसको छूकर वह उनका अनुभव कर सकते थे। तो इस जो लिपि थी, इस लिपि में मोटे कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था। मोटे कागज़ पर कुछ रेखाएं होती थी और कुछ बिंदुओं को भी उभारा जाता था, जिसको सैनिक छूकर संदेश को पढ़ लेते थे। और इसे देखते हुए, इस प्रदर्शनी को देखकर जो लुई थे उनको अपनी मंजिल दिखाई देने लगी, यानी कि जो उनके दिमाग में है कुछ करने की प्रेरणा उसी समय आ गई और उन्हें अपनी समस्या का समाधान नज़र आने लगा। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया।
लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक उसी तरह का था जैसा लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार किया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। तो जो लुई थे वह जब यह प्रदर्शनी देखे तो उससे प्रेरणा लेकर वह दिन रात जी जान से अपनी मंजिल को नया आयाम देने के लिए या एक नई लिपि बनाने के लिए जुट गए और इसके लिए उन्होंने मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं का एक नमूना तैयार किया जो कि पेंसिल से बनाया गया था। और यह नमूना ठीक उसी तरह का था जैसा हम लूडो के पासे की सतह पर देखते हैं। वहाँ पे लूडो के पासे में जो नंबर होते हैं वह उभरे उभरे से नज़र आते हैं, ठीक उसी तरह से उनका नमूना था। फिर उसने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। तो वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उन अल्फ़ाबेट को भी उन्होंने बिंदुओं को उभारकर प्रत्येक अक्षर यानी कि जैसे ए है, बी है, सी है, इसी तरह हिंदी का अ है, आ है, ई है, तो वो सारे जो वर्ण थे, सारे लेटर्स थे, वो प्रत्येक अक्षर का उन्होंने नमूना तैयार किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने जैसे लूडो के पासे होते हैं उसकी सतह पर जो हमें उभार दिखता है उस तरह से उन्होंने सारे जो अक्षर थे उसको उन्होंने उभारा, उन बिंदुओं को उभारा। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ पे खुशी का ठिकाना न रहने का मतलब होता है बहुत खुश होना, यह एक मुहावरा है। तो जब उन्होंने यह काम कर लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह जो तरीका था बिल्कुल सरल था और उसने दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। तो उन्हें जो उपलब्धि मिली थी जिसकी वजह से वह बहुत खुश थे। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया और उन्होंने अपनी जो लिपि बनाई थी जो बिल्कुल सरल और नई थी, वो 1829 में इस लिपि को प्रकाशित करवाए। लुई लगातार बिंदियों वाली अपनी पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक हो गई थी। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। तो जो लुई हैं वो लगातार काम कर रहे थे, उन बिंदुओं वाली अपनी पद्धति पर हमेशा काम करते रहते थे और 8 वर्ष के बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप का मतलब होता है सुधरा हुआ रूप, मतलब पहले जो बना था उसमें कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ खामियां रही होगी, उस खामियों को पूरा करके जब 8 वर्ष बाद उन्होंने उसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा और उसके लिए वह घंटों पुस्तकालय में बैठे रहते, लाइब्रेरी में बैठकर वह उस बिंदुओं पर उभरी हुई बिंदुओं वाले किताबें बनाते, जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत है वह बिगड़ने लगी। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य को, उनके हेल्थ पे बुरा असर डाला और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जब जांच किया तो बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि टीबी हो गई है। उन दिनों इस बीमारी की कोई इलाज न थी। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अधिक खराब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। तो सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और उन्होंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। तब तक उन्होंने उस पद्धति जो ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी थी, क्योंकि इनका नाम लुई ब्रेल है और इन्होंने जिस लिपि का आविष्कार किया उसका नाम ब्रेल लिपि हुआ और सभी लोग इस लिपि से परिचित हो गए थे। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया, क्योंकि इन्हें टीबी हो गया था और जिसकी वजह से दूसरे की ज़िंदगी में, दूसरे दृष्टिबाधित लोगों की ज़िंदगी में तो प्रकाश इन्होंने भर दिया,
लेकिन इनकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया और 6 जनवरी 1852 को इनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे उनकी पत्नी का सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद अमेरिका में पहली बार दृष्टिबाधितों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग हुआ। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। तो यह जो पद्धति उन्होंने बनाई थी, ब्रेल लिपि जो उन्होंने आविष्कार किया था, उस पद्धति का संसार में, पूरे संसार में प्रसार हो गया और उनकी मृत्यु के 6 वर्ष के बाद इसका प्रसार अमेरिका में भी हुआ और पहली बार दृष्टिबाधितों के स्कूल में ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तकों का प्रयोग किया गया। आज संसार का जो हर दृष्टिबाधित व्यक्ति है, हर दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का अंत तो हो गया, लेकिन इन्होंने संसार के हर दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भर दिए और इनकी आविष्कार करने वाले जो लुई ब्रेल हैं, उन्हें आज हर लोग अपना मसीहा मानता है, क्योंकि हर दृष्टिबाधित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश भरने का इन्होंने काम किया। इनकी आविष्कार की वजह से आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, वह अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। इसलिए वह सारा श्रेय इन्हें देते हैं और इन्हें अपना मसीहा मानते हैं। मसीहा का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। तो आज इनकी वजह से ही कितनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आई है और इसीलिए वह उसे अपना मसीहा मानते हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। आइए इसके शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। अबोध, अबोध का मतलब होता है ना समझ, मटरगश्ती, मस्ती, व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ, विशेषज्ञ, किसी विषय का अच्छा जानकार, आश्रित, निर्भर, प्रोत्साहित, उत्साह या जोश दिलाना, सामान्य, आम, याददाश्त, याद रखने की शक्ति, दक्ष, कुशल, वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र जैसे कि गिटार, पियानो, सितार आदि, सज्जन, अच्छा व्यक्ति, संशोधित, सुधरा हुआ, स्पर्श, छूकर, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, प्रसार मतलब फैलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।